हेलो, नमस्कार डियर स्टूडेंट। मैं दिनेश सर स्वागत करता हूँ आपका सीकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं जेट एग्जाम का पेपर जो हुआ था आपके 2015 के अंदर। इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं और साथ में देखेंगे कौन से चैप्टर से कैसे कैसे और किस टाइप के और कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। बिल्कुल से हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन, फिनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तनु बैरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? फिनॉल व्हेन हीटेड विद द फॉर्मेल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ बैरियम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुलक में से यहाँ पर क्वेश्चन उठाया गया है। और फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का जो बहुलक होता है ना, उसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, इनसे बनता है बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद करने में प्रयुक्त कई बार आ चुका है। द रिएजेंट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। ल्यूकास अभिकर्मक नहीं है, एल्कोहल में आता है। बैर अभिकर्मक एल्किन्स में आता है। हिंसबर्ग अभिकर्मक एमीन में होता है। टोलेन अभिकर्मक सही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, the formaldehyde on reaction with two molecules of sodium hydroxide gives methanol and sodium formation. The reaction is known as। फिर देखो नोमेन रिएक्शन आई हुई है प्यारे बच्चों। जैसे 2014 का जो हमने पेपर देखा था उसके अंदर भी नोमेन रिएक्शन कम से कम 2-3 थी, तो यहाँ पर फिर वापस से नोमेन रिएक्शन आ गई है। इसको क्या बोलोगे? क्लीमेंसन केनिचारो, बिल्कुल सही है। देखो ये है फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु यहाँ पर लेने हैं, तो एक का तो बन जाएगा मेथेनॉल, एक अणु का ऑक्सीकरण होता है, एक का अपचयन होगा, और दूसरा हो जाएगा डियर स्टूडेंट सोडियम फॉर्मेट, दैट इज नॉन एज ए केनिचारो अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। एसिटिक अम्ल को P2O5 की उपस्थिति में गर्म करने पर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5 इज यील्ड्स। देखो P2O5 क्या काम करता है? ये निर्जलीकरण का काम करता है। किसका काम करता है? निर्जलीकरण का काम करता है। ये निर्जलीकरण का काम यानी कि वाटर को निकालने का काम करेगा, तो एनहाइड्राइड बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हुआ, एसिटिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। एक यौगिक जो HNO2 से क्रिया करके इथाइल अल्कोहल देता है और नाइट्रोजन गैस भी देता है। डियर स्टूडेंट, अगर आपने कभी ये देखा हो RNH2 प्लस HNO2 इक्वल, इसके अंदर बनेगा ROH। अब देखो इस रिएक्शन को कैसे संपन्न करते हैं वो आपको मैं बता देता हूं। यहाँ पर मान लीजिए कार्बन की चेन है और ये NH2 है। नाइट्रस अम्ल को आप ऐसे लिख लीजिए, कैसे? HON डबल बॉन्ड O, ये HON डबल बॉन्ड O, ये बन गया आपका सिस्टम। नाइट्रोजन गैस यहाँ पर हो जाएगा H2O और ये हो जाएगा ROH। ये लो जी, तो अल्कोहल बन जाएगा ना। तो ऐसी कंडीशन में इथाइल एमीन लोगे तो इथाइल अल्कोहल बनेगा, मिथाइल एमीन लोगे तो रिएक्शन में टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाती है, तो वो पढ़ेंगे अपन आगे। क्वेश्चन है नंबर नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन, पांचवा हो गया ना। ये रहा छठा क्वेश्चन। क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटाश विलयन के साथ गर्म करने पर इथाइल अमीन में मुख्यतः क्या प्रोडक्ट चेंज होगा? इथाइल अमीन ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, द मेन प्रोडक्ट विल बी इथाइल आइसोसाइनेट। RNC बनता है दुर्गंध युक्त पदार्थ इथाइल आइसोसाइनेट।
इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण भी बोलते हैं डियर स्टूडेंट, है ना। और ये प्राइमरी एमिन गिवन करता है इसे। नेक्स्ट यूरिया एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो एसिटिल यूरिया बनाता है, एसिटाइल यूरिया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब, acetyl urea. Next question, in the Friedel-Crafts synthesis of toluene, the other reagent apart from the anhydrous AlCl3 used are। क्वेश्चन कह रहा है कि टोलुइन के फ्रीडल-क्राफ्ट, टोलुइन इसको बोलते हैं टोलुइन, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप, टोलुइन के फ्रीडल-क्राफ्ट संश्लेषण में निर्जल AlCl3 के अतिरिक्त क्या लोगे, ये आपको बनाना है, ठीक है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, क्लोरोबेंजीन क्या देगी, फ्रीडल-क्राफ्ट देगी कि नहीं देगी। देखो मैथिल क्लोराइड, ये बात सही है ना, और ये बात सही है, तो ध्यान दीजिए यहां पर आपको बनाना है क्लोरोबेंजीन। तो यहां पर ले लीजिए आप, टोलुइन का निर्माण करना है, यानी कि बेंजीन के वलय के अंदर क्या जोड़ना है आपको, CH3, तो बेंजीन प्लस CH3Cl, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये आ गया क्वेश्चन। देखो एनिलीन को कार्बोनिल क्लोराइड के साथ, एनिलीन को कार्बोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, एनिलीन को कार्बोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, एनिलीन है उसको कार्बोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करवाना है, तो यहां पर आपको क्या प्राप्त होगा, फेनिल, दिमाग लगाओ, फेनिल्स। पानी पी लेता हूं। यहां पर आपको प्राप्त होने वाला है फेनिल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर ये रहा फोर्थ ऑप्शन, यहां पर बिल्कुल सही हुआ। अगला क्वेश्चन डियर ये रहा, देखो नाइट्रोबेंजीन का अम्लीय माध्यम में अपचयन कराने पर क्या प्राप्त होता है, वह नाइट्रोबेंजीन इज रेड्यूस्ड इन एसिडिक मीडिया, द कंपाउंड ऑब्टेन इज, द कंपाउंड विल बी एनिलीन, ऑप्शन सेकंड यहां पर सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यदि बोहर कक्षा की प्रथम त्रिज्या आपको दी गई है R1 और थर्ड बोहर ऑर्बिटल्स इसकी रेडियस है R2, तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि इनका रेशियो क्या होगा। देखो बोहर त्रिज्या आप ऐसे ज्ञात करते हो ना, n स्क्वायर अपॉन जेड, तो ये मान लीजिए R1 है और ये R2 हो गई 0.53 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड, ये कट जाएगा, जेड से जेड भी कट जाएगा, यानी कि रेडियस जो होती है ना वह कक्षा यानी कि ऑर्बिटल के नंबर के स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो प्यारे बच्चों पहली कक्षा में n स्क्वायर का मान 1 स्क्वायर, दूसरी में हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो 1/9, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नाइट्रोजन परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की व्याख्या कौन करेगा, द प्रेजेंस ऑफ द 3 अनपेयर्ड नाइट्रोजन एटम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय होन्स लॉ, होन्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 200 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को 3 × 10³ सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, यदि h का मान, प्लांक कांस्टेंट का मान 6.6 × 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड है, तो बताइए क्या होने वाला है वेवलेंथ, तो लैम्ब्डा बराबर h/p, फॉर्मूला लग जाएगा ना, h/ मास इंटू वेलोसिटी। तो लैम्ब्डा बराबर h की वैल्यू आपको दी गई है 10⁻⁻27 बटा
मास आपको दिया गया है 200 इनटू वेलोसिटी भी आपको दी गई है 3 गुना। देखो 10 की घात 3 यहाँ पर की और 10 की घात 2, वो 10 की घात में यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, ऊपर जाएगी तो 10 की घात माइनस की 5 और इनको अगर आप सोल्व करोगे तो 10 की घात माइनस की 32 और इसमें 6 का भाग लगाओगे 1.1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों का वह युग्म जो विकर्ण संबंध नहीं दर्शाता है। द पेयर ऑफ एलिमेंट which does not show diagonal relationship। इनमें से कौन सा है? देखो लिथियम का विकर्ण संबंध होता है डियर स्टूडेंट मैग्नीशियम से, ध्यान रखना। और बेरिलियम का विकर्ण संबंध होता है एल्यूमिनियम से और बोरॉन का विकर्ण संबंध होता है सिलिकॉन से। आई होप आपके समझ में आ रही होगी ना। देखो यहाँ पर कौन सा विकर्ण है जो विकर्ण संबंध नहीं दर्शाता है? लिथियम तथा सिलिकॉन दर्शाते हैं भाई, लिथियम भी दर्शाता है और सीलियम भी दर्शाता है, बट ये आपस में नहीं है ना। नाइट्रोजन तथा सल्फर, बोरॉन तथा सिलिकॉन, बोरॉन और सिलिकॉन, ये बात तो सही है ना। कार्बन और फास्फोरस, कार्बन और फास्फोरस, कार्बन ये रहा आपका कार्बन और ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाना पार्टिकल नाइट्रोजन। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन और सल्फर और इधर आ जाएगा ओल्ड स्टाइल से। बात सही है रे? देखो ये भी दर्शा रहा है, ये भी दर्शा रहा है और ये भी दर्शा रहा है, ये नहीं है क्योंकि लिथियम किसके साथ होता है? मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले पर। देखो किसी वर्ग के तत्वों में आवृत्तिता का मुख्य कारण the periodicity in properties of elements in a group is due to। पेरियोडिसिटी का कारण क्या है? किसी वर्ग में तत्वों के आवृत्तिता का मुख्य कारण क्या है? परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होना, परमाणु में समान आयनन ऊर्जा, परमाणु में संयोजकता कोश में समरूप, समान परमाणुीय त्रिज्या। किसी आवर्त के अंदर समान परमाणुीय त्रिज्याएं नहीं होती है। क्लियर हुई बात? हो समान परमाणु में संयोजकता कोश में समरूप इलेक्ट्रॉन, ये गलत बात है। परमाणु में समान आईपी, ये भी नहीं होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होना। डियर स्टूडेंट, एक आवर्त के अंदर परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान थोड़ी ना होती है, नहीं होती है ना। तो क्या सही रहेगा यहाँ पर? परमाणु में संयोजकता कोश में समरूप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समान परमाणुीय त्रिज्याएं, परमाणु में समान आयती ऊर्जा। किसी वर्ग में, जब वर्ग में चलना है तो ऊपर से नीचे आते हो ना, तो आकार बढ़ता है बच्चों। क्या बढ़ता है? रेडियस बढ़ती है। तो किसी वर्ग के तत्वों में आवृत्तिता का मुख्य कारण क्या होता है? तो देखिए परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होना जरूरी नहीं है, संयोजी कोश में समान होती है। समान आईपी, ये भी गलत बात। परमाणु में संयोजकता कोश में समरूप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये बात सही है। परमाणु समान परमाणुीय त्रिज्याएं, परमाणुीय त्रिज्याएं समान नहीं होती है। समरूप विन्यास तो होता है, परमाणु में समान आईपी ये भी नहीं होता है ना। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान नहीं होगी ना। तो परमाणु में संयोजकता कोश में समरूप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आकार यहाँ पर चेंज हो रहा है डियर स्टूडेंट। परमाणु में समान आईपी नहीं होता है, मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनों का ही रहेगा। और समान परमाणुीय त्रिज्याएं, इक्वल एटॉमिक रेडियस, आइसो इलेक्ट्रॉन,
यूनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंसी सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसमें प्रथम आयनन विभव, प्रथम आईपी कैल्शियम, बैरियम, स्ट्रोंशियम, सल्फर, सेलेनियम तथा आर्गन के लिए सही क्रम कौन सा होगा, आईपी का। देखो आईपी सबसे कौन सा हो जाएगा, आर्गन का आईपी सबसे ज्यादा होगा भाई, और बैरियम में कैल्शियम और इसमें ये ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा आयन युग्म सर्वाधिक सहसंयोजी गुण रखेगा, कौन से में कोवेलेंट प्रॉपर्टी ज्यादा, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन पेयर विल फॉर्म मोस्ट कोवेलेंट प्रॉपर्टीज। तो देखो सर्वाधिक सहसंयोजी गुण किसमें ज्यादा है, ये सा आपसे पूछा गया है। यहाँ पर स्ट्रोंशियम है, यहाँ पर क्लोरीन है, तो फोर्थ ऑप्शन के अंदर यहाँ पर एसएन है, टिन और क्लोराइड है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। SnCl4 बनेगा ना, दोनों पी ब्लॉक के हैं, कोवेलेंट यहाँ पर ज्यादा प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह यौगिक जो एथेनॉल के अंदर विलय है, कौन सा है एथेनॉल के अंदर विलय, NaCl, इसके अंदर थोड़ी सहसंयोजी प्रवृत्ति भी तो होती है ना, कोवेलेंट प्रॉपर्टी भी यहाँ पर देखने को मिलती है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, NaCl। अगला क्वेश्चन है नंबर 19, देखो निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, असत्य कथन जल के अणु की रैखिक संरचना नहीं होती है। प्यारे बच्चों जल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पर 104.5 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ पर 2 LP होते हैं, तो ये ज्यामिति रेखे नहीं होती है, ये वी शेप में होती है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, वह रासायनिक परिवर्तन अपचयन कहलाता है। अपचयन में क्या होता है, कोई भी तत्व आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है पहली बार, तो इसके अंदर देख लीजिए इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपचयन में ग्रहण होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा ना, तो धन संयोजकता में क्या होती है, धन संयोजकता में कमी आती है, और ऋण संयोजकता में क्या होती है बच्चों, ऋण संयोजकता में वृद्धि होती है। तो ध्यान दीजिए अपचयन है जिसमें ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है, नहीं बढ़ेगा घटेगा, ऑक्सीकरण अंक कम होता है, ऑक्सीकरण अंक कम होता है, बात सही है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, हमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं होंगे, हमें तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना अगले को, ये बात गलत है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, ये बात सही है। तो डी तो आपका कंफर्मेशन में बिल्कुल सही हुआ, और ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है ना। ओके क्वेश्चन नंबर 21, ये आ गया 21 नंबर का क्वेश्चन है। देखो PCl5 का साम्य अवस्था पर इसके वियोजन उत्पादों के साथ वाष्प घनत्व 90 दिया गया है ना, और फास्फोरस का अणु भार 31 होता है भाई, तो इक्विलिब्रियम at the equilibrium the Watt's density of PCl5 and its dissociate product is found to be 90. The degree of dissociation of PCl5 is atomic weight आपको गिवन है। तो देखो डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है, वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला काम में लो 1/n-1 और d बटा स्मॉल डी। देखो यहाँ पर कौन क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमेशा से इसको ध्यान रखना चाहिए आपको। तो देखो कैसे, इसमें कौन क्या है, पहले तो ये आपको आना चाहिए, अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा है, क्या है बच्चों, ये वियोजन की मात्रा है। एन क्या है यहाँ पर, ये है PCl5 के साम्य पर कुल मोल, जैसे ये PCl5 का डिसोसिएशन हुआ तो PCl3 प्लस Cl2 बना, तो ये मान लीजिए A है और ये 0 0 है, A माइनस x और ये x, कुल मोल कितने हो गए, 2 यहाँ पर हुए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कुल मोल।
कुल मोल कितने हैं सामने पर, जो कि 2 है। अब देखो डी क्या है यहाँ पर, डी है बच्चों डेंसिटी है। कौन सी वाली डेंसिटी है, सैद्धांतिक थ्योरेटिकल। तो ये तो है आपकी सैद्धांतिक, और ये होती है आपकी प्रायोगिक डेंसिटी। प्रायोगिक डेंसिटी, ठीक है ना। तो आपको दी हुई है ना ये प्रायोगिक डेंसिटी और सैद्धांतिक डेंसिटी। वाष्प घनत्व बराबर क्या होता है, 2 इंटू वाष्प घनत्व। अणुभार और वाष्प घनत्व में रिलेशन से आप इनको निकाल सकते हैं, और आपको यहाँ पर सेट करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद 0.1583। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूले से काम चलाओ। अगला क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों में सबसे अधिक घुलनशील कौन सा है। अरे जिसका विलेयता गुणनफल क्या है, ज्यादा है, वही ज्यादा घुलनशील होगा। और सबसे ज्यादा विलेयता गुणनफल किसका हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला क्वेश्चन है ये रहा, क्वेश्चन नंबर 23। 320 केल्विन ताप पर N2O5 का विघटन आपको दिया गया है। वेग स्थिरांक का मान इतना दिया हुआ है, और अभिक्रिया देखो प्रथम कोटि की है ना, तो प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु काल 0.693 अपॉन के, और अर्धायु काल अगर आपको नॉन करना है ना तो 0.693 अपॉन के की वैल्यू आपको दी गई है 3 गुणा 10 की घात -2। वेग स्थिरांक यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हाफ लाइफ टाइम है आपका, हाफ लाइफ टाइम अगर आप इसे सोल्व करते हैं ना तो आपको मिलेगा 23.1 मिनट। कितना मिलेगा, 23.1 मिनट। अगला क्वेश्चन ये रहा, एसिटिक अम्ल तथा सोडियम एसिटेट के मिश्रण में लवण तथा अम्ल की सांद्रता का अनुपात। देखो एसिटिक अम्ल ये है, एसिटिक अम्ल CH3COOH, और दूसरा आपको दिया हुआ है CH3COONA। एसिटिक अम्ल तथा सोडियम एसिटेट के एक मिश्रण में लवण तथा अम्ल की सांद्रता का अनुपात 10 गुणा करने पर 10 गुणा करने पर 10 गुणा कर दिया तो विलयन का पीएच क्या होगा, द पीएच ऑफ ए मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट विल चेंज। आपको पता होना चाहिए ये एक बफर सॉल्यूशन यहाँ पर गिवन है। कौन सा सॉल्यूशन है ये है बफर है सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन की अगर बात करें तो क्या होता है, बफर सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होते हैं जिनके पीएच में क्या नहीं होती है, कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। 10 गुना बढ़ जाएगा, 10 गुना घट जाएगा। अम्ल की सांद्रता का अनुपात, लवण और अम्ल की सांद्रता का अनुपात अगर 10 गुना करने पर पीएच के मान में केवल इकाई की कमी, इकाई में परिवर्तन, केवल यूनिट में परिवर्तन होगा। यानी कि यहाँ पर डिक्रीज बाय सॉल्यूशन, ये आपको देखना है कहां पर, खुद सेल्फ माइंड लगाएं, कहां पर, आयनिक सम में, आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर इस वैरायटी को काफी अच्छे से करवाया गया है। तो आई होप आप इसके आंसर तक पहुंचे चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम तुल्यांक HCl तथा 1 ग्राम तुल्यांक NaOH द्वारा उदासीनीकरण के अभिक्रिया में 57.3 किलो जूल उष्मा का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 26, स्वर्ण सोल को प्राप्त किया जा सकता है। पैप्टीकरण इसका सही आंसर होगा बाय पेप्टाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है उसे भर्जन या रोस्टिंग कहा जाता है। वायु की उपस्थिति में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का ये रहा,
सोडियम धातु का द्रव अमोनिया में विलयन पहले भी आ चुका है, नीले रंग का क्यों दिखाई देता है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण ऐसा दिखाई देता है, तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर का ये रहा, जल के प्रति क्रियाशीलता का सही क्रम क्या होगा? नीचे आओगे जल के प्रति क्रियाशीलता बढ़ेगी, तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा, निम्न में से कौन प्रबल अनुचुंबकीय है? जिसके पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, वही सबसे ज्यादा क्या है? देखो Cu+ के पास क्या होगा? D10 होगा। Cr के पास अगर चले तो यहाँ पर N बराबर D5 होगा ना, S में से देख निकल ही गया, तो ये सबसे ज्यादा अनुचुंबकीय यही दिखाई दे रहा है। Cr+3 के पास भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन ये रहा, कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं वर्ग समतल होती है, तो किसकी शेप कैसी हो जाएगी? स्क्वायर शेप में ये आपको दिखाई देगा CCl4। अगले के पास चलते हैं, यहाँ पर देखो किसी केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़े हुए 3 परमाणु का समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, तब केंद्रीय परमाणु में संकरण क्या होगा? मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज हमने बना दिया, यहाँ पर एक एटम A, B और यहाँ पर C जोड़ दिया है, तो केंद्रीय परमाणु का जो संकरण होगा ना डियर स्टूडेंट, सिग्मा सिग्मा 3 सिग्मा sp2 संकरण यहाँ पर है कंफर्मली हो जाएगा। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 3, sp2 संकरण यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है मुक्त मूलकों के स्थायित्व में, जिसमें आपको एक तो गिवन है मैथिल वाला मुक्त मूलक, और मैथिल वाला जो मुक्त मूलक है ना, इसका स्थायित्व सबसे कम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, निम्न में से कौन सा अब स्पॉट रोधी है? Which of following is anti-knocking agent टेट्राएथिल लेड? टेट्राएथिल लेड TEL के नाम से यहाँ पर लिखा हुआ है, लेड टेट्राक्लोराइड नहीं होगा, लेड एसीटेट भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस यौगिक की सहायता से गिरनगार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक अल्कोहल आप प्राप्त कर सकते हैं? किस यौगिक की सहायता से गिरनगार्ड अभिकर्मक से? तो वो होगा डियर स्टूडेंट फॉर्मएल्डिहाइड RMGX के साथ करके रिएक्ट करके हमेशा क्या देता है? प्राइमरी अल्कोहल ये देता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, मैथेन तथा ऑक्सीजन का मिश्रण 9:1 में और टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है और तांबे की नलिका से प्रवाहित किया गया है, ऐसे में यहाँ पर फॉर्मएल्डिहाइड का प्रिपरेशन होता है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का, ये रहा, प्रोपाइन को रक्त तप्त, अच्छा क्वेश्चन है IMP है, गुजारने पर क्या प्राप्त होगा? देखो प्रोपाइन इसको बोलते हैं आप, यह है 1 प्रोपाइन, इसको आप गुजारते हैं आयरन ऑक्साइड से, कौन से? आयरन ऑक्साइड, ये कैटालिस्ट भी, और ये बिल्कुल लाल हो रहा है, तो यहाँ पर आपको एक साल्ट प्राप्त होगा जिसको बोलते हैं मैसिटिलीन। क्या बोलते हैं? मैसिटिलीन। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हुआ। मैसिटिलीन में 3 CH3 यहाँ पर लगेंगे, CH3 CH3। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, which of following reaction show acidic nature of alcohol? इनमें से कौन सी अभिक्रिया है जो अल्कोहल के अम्लीय प्रकृति को शो करती है? तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपको ध्यान से देखना चाहिए, अल्कोहल धातु के साथ रिएक्शन कर रही है जिससे लवण और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है, और हमें पता है कि जब कोई धातु अम्लों के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस देती है, इट मींस दैट इज श्योर। क्लियर हो गई बच्चों बात?
तो यहाँ पर ये रिएक्शन आपकी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है। अगला ये आ गया, टेट्रा इथाइल लेड प्राप्त होता है इथाइल क्लोराइड तथा सोडियम के मिश्र धातु के साथ इथाइल क्लोराइड की जिंक धातु के साथ। देखो जिंक वाले तो ऑप्शन को हटा दीजिए। इथाइल क्लोराइड तथा सोडियम लेड मिश्र धातु NaHg की उच्च दाब पर अभिक्रिया से लेड क्लोराइड AbCl2 तथा इथेन से, चौथा ऑप्शन है इथाइल एसीटेट तथा सोडियम और लेड मिश्र धातु की। इस क्वेश्चन पर आपको विचार करना चाहिए। टेट्रा एथिल लेड कैसे प्राप्त करोगे? एल्किल हैलाइड और सोडियम और लेड। तो इथाइल क्लोराइड सोडियम लेड मिश्र धातु की उच्च दाब पर, यानी कि इसका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है। इथाइल क्लोराइड की जिंक नहीं होगी, इथाइल क्लोराइड लेड क्लोराइड इथेन नहीं होगी, इथाइल एसीटेट। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, इथाइल अल्कोहल का क्वथनांक डाई इथाइल ईथर की तुलना में अधिक होता है क्योंकि इथाइल अल्कोहल का क्वथनांक, इथाइल अल्कोहल का क्वथनांक ये रहा आपका इथाइल अल्कोहल C2H5OH का क्वथनांक डाई इथाइल ईथर, ये होती है डाई इथाइल ईथर C2H5O C2H5 की तुलना में अधिक है। प्यारे बच्चों, अल्कोहल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोजन बंध बनाने की, और उसी प्रॉपर्टी के कारण ऐसा यहाँ पर हुआ है। तो इसका सही आंसर की अगर मैं बात करूँ ना, तो कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन बंध। देख लीजिए, इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बंधन के कारण संयुग्मन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ये थे 40 क्वेश्चन। अब मैं आपको एक वर्क दे रहा हूँ, उसको आपको सर्च करना है। उस क्वेश्चन पर मैं लेके आ रहा हूँ, वहां पर मैं आपको कुछ हिंट दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, बात हिंट की करेंगे और करेक्ट आंसर क्या होगा उसका, वो हम आयनिक साम्य के अंदर इस क्वेश्चन को मैं लेके आऊंगा, तब उसको बहुत अच्छे से आपको देखना होगा। आयनिक साम्य अच्छे से बढ़ना है और उसके अंदर इस क्वेश्चन का आपको पूरा ऑपरेशन बिल्कुल से मिलने वाला है। तो ये क्वेश्चन था आपका, इसका मैं हिंट दे देता हूं। एसिटिक अम्ल तथा ये रहा एसिटिक अम्ल CH3COOH प्लस सोडियम एसीटेट, ये रहा CH3COONA के एक मिश्रण में लवण तथा ये रहा आपका लवण तथा अम्ल की सांद्रता का अनुपात 10 गुना कर दिया। यह अम्ल, लवण और अम्ल की सांद्रता का अनुपात, तो ये साल्ट अपॉन ये एसिड 10 गुना बढ़ा दिया। तो इसकी पीएच में क्या चेंज होगा, ये आपको डिफाइन करना है, इसको समझना है। और आपको बता देता हूं मैं, ये एक बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन ऐसे विलेन होते हैं जिनकी पीएच में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होते हैं, केवल +-1 में यहाँ पर चेंज होता है। आई होप आप इसके सही आंसर तक पहुंच चुके होंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।